हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश याग आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं स्कूल मैनेजमेंट की शानदार से श्रृंखला में। प्यारे साथियों, एक बहुत ही शानदार सा बिंदु हमारा चल रहा है जिसको आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से पढ़ना प्रारंभ किया था। एक पार्ट हमारा इस पे हो चुका है जिसमें हमने इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाना और कुछ ऐसे प्रावधानों की भी चर्चा करी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है लागू किए गए, जिनमें हमने 5-3-3-4 के फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देख लिया था। प्यारे साथियों, उसी कड़ी में आज अपन जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पार्ट 2 लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुए हैं। कुछ नए प्रावधानों के साथ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मैंने कहा कि जहां पर समझाने की चीज आएगी वहां पर समझाएंगे, और जो चीजें आपको राइट डाउन करते हुए चलना है, जहां पर आपको पता है कि यहाँ समझने की कोई चीज नहीं है, वहां पर यदि तुम केवल अच्छे से लिखते हुए भी चले जाओगे तो आप इतनी स्तरीय तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं कि आपको पता है कि आप किसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए प्यारे साथियों, प्रत्येक चीज को जो है अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल प्यारे साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग 2 के साथ आज कुछ प्रावधानों की चर्चा अपन करने वाले हैं। जैसे अपन सबसे पहले जो चर्चा करेंगे, बात करने वाले हैं कि सर आपका जो 2030 तक का एक लक्ष्य रखा गया है कि जो भी शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी शिक्षकों की जो न्यूनतम पात्रता होगी उसके लिए जो बीएड होने वाली है, उसको लेकर हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या प्रावधान है। तो आपको याद रखना है कि वर्ष 2030 तक लिखते जाना जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है। अध्यापन कार्य हेतु अध्यापन कार्य हेतु न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री, ये अनिवार्य है। ठीक है ना, 4 वर्षीय, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। 4 वर्षीय एकीकृत, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री अनिवार्य होगी। बीएड डिग्री अनिवार्य होगी। ये बात आप सभी को जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बिल्कुल प्यारे साथियों, ये वाला प्रावधान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है कि वर्ष 2030 तक जो भी टीचर्स होंगे उन सभी के लिए इंटीग्रेटेड बीएड जो है, बिल्कुल कौन सी इंटीग्रेटेड बीएड जो है वह है क्या डिग्री होना क्या होगी प्यारे साथियों, अनिवार्य होगी। इंटीग्रेटेड बीए मतलब आजकल आपने देखा होगा बीए प्लस बीएड वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है 4 वर्षीय, वह आपके लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा। ठीक इसी तरीके से एक प्रावधान आपको और ध्यान रखना है कि जो मास्टर ऑफ फिलोसफी होता था उसको जो है हटा दिया गया है। बिल्कुल, मास्टर ऑफ फिलोसफी को जो है वो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हटा दिया गया है। तो आप लिखेंगे इसके तहत एमफिल, इसके तहत एमफिल के प्रावधान को या एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। ये भी एक जो है पॉइंट याद रखना, किसको समाप्त कर दिया गया है, एमफिल को समाप्त कर दिया। अच्छा, और क्या है सर? देखिए, पहले आपने देखा था विषय चयन की जो बात आती थी वह 11वीं कक्षा में होती थी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के पश्चात जो विषय चयन वाली जो बात है वह कक्षा 9 से हो सकेगी। तो ये भी ध्यान रखना कि अ, इस नीति के तहत इस नीति के तहत विषयों का चुनाव, विषय व्यावसायिक विषय जो होते थे ना, उन विषयों का चुनाव कक्षा 11 की बजाय कक्षा 11 की बजाय कक्षा 11 की बजाय कक्षा 9 से हो सकेगा। कक्षा 9 से हो सके, कक्षा 9 से। ठीक है, तो अब तक देखो दो छोटे छोटे प्रावधान, तीन छोटे छोटे प्रावधान देख ली कि वर्ष 2030 तक जो अध्यापन कार्य में जो भाग लेने वाले शिक्षक हैं उन सभी के लिए 4 वर्षीय, कितने, 4 वर्षीय जो एकीकृत डिग्री है, 4 वर्षीय जो एकीकृत आप कह सकते हैं कि जो बीए डिग्री है वह अनिवार्य होगी। मास्टर ऑफ फिलोसफी को समाप्त कर दिया गया है और इस नीति के तहत विषयों का चुनाव जो है वो कक्षा 11 की बजाय कक्षा 9 से हो सकेगा। ये प्रावधान भी आपको प्यारे साथियों याद रखना है, ये प्रावधान भी जरूरी है। अब देखिए, पहले जो विद्यालयों में मूल्यांकन की बात होती थी वह फॉर्मेटिव असेसमेंट चला करता था जिसको रचनात्मक मूल्यांकन कहते थे। अब नई शिक्षा नीति ने कहा है कि फॉर्मेटिव के स्थान पर समेटिव
मूल्यांकन होना चाहिए, अर्थात योगात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। तो अभी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अब कहेंगे नई शिक्षा नीति के पश्चात, नई शिक्षा नीति के पश्चात मूल्यांकन फॉर्मेटिव के स्थान पर समेटिव होंगे। अब देखिए थोड़ी सी बात बता देता हूं। फॉर्मेटिव अर्थात इसको क्या बोलते थे? रचनात्मक मूल्यांकन। क्या बोलते थे? रचनात्मक मूल्यांकन। और समेटिव को बोलेंगे योगात्मक मूल्यांकन। क्या बोलेंगे प्यारे साथियों? योगात्मक मूल्यांकन। और उससे भी एक कदम आगे मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मेटिव और समेटिव होते क्या हैं। तो थोड़ा सा वह भी लिख लेना। जो फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव का मतलब होता है छात्रों के सीखने में सुधार हेतु प्रयास, यानी छात्रों के अधिगम में सुधार हेतु प्रयास किया जाता था। यहाँ पर मकसद क्या था? यहाँ पर मकसद था कि छात्रों के सीखने में, छात्रों के सीखने में सुधार हेतु प्रयोग बोल दो या सुधार हेतु प्रयास बोल, एक ही बात। ठीक है। जबकि अब क्या होगा समेटिव में? तो समेटिव में ध्यान रखना प्रोन्नति, यानी आप कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रमोशन तथा उनकी जो है वर्गीकरण हो सकेगा, उनका क्लासिफिकेशन हो सकेगा। तो आप ये ध्यान रखना कि छात्रों के वर्गीकरण तथा प्रोन्नति हेतु, है ना। जैसे जैसे अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, जैसे अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाएं, यानी ये परीक्षाएं जो है वो बच्चों को, आपको पता है कि क्या करेगी? प्रोन्नति प्रदान करेगी। तो दो शब्द याद रख लेना, प्रोन्नति। प्रोन्नति का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट यानी प्रमोशन, इम्प्रूवमेंट यानी प्रमोशन। तो प्यारे साथियों यहाँ तक की बात जो है वह याद रखनी है आपको। देखिए हमने अब तक इतने प्रावधानों की चर्चा जो है वो कर ली है। ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा कि वर्ष 2030 तक जो अध्यापन कार्य होगा उसके लिए 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री अनिवार्य है। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। विषयों का चुनाव 11 के बजाय कक्षा 9 से हो सकेगा। नई शिक्षा नीति के पश्चात, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब फॉर्मेटिव के स्थान पर कौन सा जो है मूल्यांकन होगा। तो आपको याद रखना है कि अब जो है समेटिव अर्थात योगात्मक मूल्यांकन होगा। कौन सा मूल्यांकन होगा प्यारे साथियों? योगात्मक मूल्यांकन होगा। ठीक है। तो प्रावधानों की संख्या नहीं लिख रहे, लेकिन अपन लिखते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा और क्या होगा सर? तो देखिए प्यारे साथियों 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर दिया गया है। परीक्षाओं में बदलाव कर अब वर्ष में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली द्वारा, 2 बार सेमेस्टर प्रणाली द्वारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में परीक्षा आयोजित होगी। तो ये भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। देखिए ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, इसलिए आपको लिखते हुए चलना है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव परीक्षाएं आयोजित, ठीक है। तो हमने क्या कहा, 10वीं 12वीं जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, इन 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है। और संशोधन करके इसके स्थान पर क्या कहा कि वर्ष में 2 बार, ये ध्यान रखना, वर्ष में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली होगी। क्या होगी? सेमेस्टर प्रणाली होगी। और सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू वाले, और ये डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव परीक्षाएं क्या होगी? आयोजित की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक प्यारे विद्यार्थियों आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझने की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक बहुत शानदार सा काम किया है। और वह काम ये कर दिया कि साहब इसने जो कक्षा 3 तक के जो बालक हैं, कक्षा 3 तक के जो बालक हैं, उन बालकों को बुनियादी साक्षरता, बुनियादी शिक्षा यानी बुनियादी
साक्षरता तथा अंक ज्ञान, यानी आप कह सकते हैं कि गणना संबंधी ज्ञान बच्चों को देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है FLN कार्यक्रम। ठीक है ना। 2026-27 तक हमने कहा कि ये कार्यक्रम पूरा हो जाना चाहिए। और वह देख लो क्या है, हम कहेंगे बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया जिसका नाम FLN है। एक राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया गया। ठीक है। और इस राष्ट्रीय मिशन के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये राष्ट्रीय मिशन कौन सा है, तो FLN है। कौन सा कार्यक्रम है प्यारे साथियों, ये FLN है। FLN का मतलब मैंने आपको बता दिया था, पहले भी जिक्र आया था, फाउंडेशन या फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है ना। यानी हिंदी में कहें तो बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। लिटरेसी यानी साक्षरता, न्यूमरेसी यानी संख्या ज्ञान। लिटरेसी का मतलब क्या होता है, साक्षरता। ठीक है। और न्यूमरेसी यानी संख्या ज्ञान, न्यूमरेसी यानी संख्या ज्ञान। तो तुम ले दे के ये समझ लो, फाउंडेशन यानी बुनियादी। ठीक है। तो ये वाला कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। दे दे के आपको इतनी सी बात समझनी है कि अब इस FLN कार्यक्रम के तहत क्या होगा, जो कक्षा 3 तक के बालक होते हैं जिनको ये नहीं पता कि घड़ी में कितना बज रहा है ना, आज तारीख कौन सी है, होता है ऐसा, आपने बहुत से ऐसे बालकों को देखा होगा जो कक्षा 3 में भी पढ़ रहे हैं और उन्हें इन चीज़ों का बेसिक जो है वो ज्ञान नहीं है। तो हमारी सरकार ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए एक शानदार सा कार्यक्रम जो है वो कौन सा शुरू कर दिया, FLN शुरू कर दिया। और हमने कहा ना कि इसको कब तक प्राप्त करना है, 2026-27 तक। कब तक प्राप्त करना है, 2026-27 तक। सर इस कार्यक्रम के तहत है क्या, इस कार्यक्रम के तहत है क्या, तो याद रखना कक्षा 3 तक, कक्षा 3 तक सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान विकसित करना, संख्या ज्ञान विकसित करना। तो प्यारे साथियों, ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान रखनी है। बहुत अच्छे से इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं वाली बात अपन ने कर दी कि अब वहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली होगी। ऑब्जेक्टिव 2 बार, साल में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली द्वारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव परीक्षाएं होगी। और फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट सी बात ये वाली कर दी, और ये बात जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्या है कि बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान पर आधारित हमने एक राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है जिसके तहत कक्षा 3 तक के जो बालक हैं उनको वर्ष 2026-27 तक सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान हमें क्या करना है, विकसित करना है। क्लियर होगी बात यहाँ तक सभी को? बहुत अच्छे से एक एक चीज, मेरे ख्याल से वर्डिंग वगैरह सब ओके चल रही है क्या? ठीक है। तो ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद में देखो, एक पॉइंट याद रखना है कि आर्ट्स और साइंस के बीच में आपने देखा कि भाई बहुत गलत तरीके का आपने मिसकंसेप्शन देखा होगा कि आर्ट्स के जो मतलब बच्चे होते हैं उनको तो बहुत ही लो क्लास माना जाता है, यानी कला वर्ग के बच्चों को तो बहुत ही लो क्लास माना जाता है। और जबकि विज्ञान वर्ग के बच्चों को जो है आपने देखा होगा विद्यालय में उनका विशेष उपचार होता है, उनको अच्छे टीचर्स मिलते हैं, आर्ट्स के बच्चों को अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि दोनों के मध्य में ये जो दूरी है ना, ये जो अंतराल है, ये खत्म होना चाहिए। तो अपन इसके ऊपर भी जो है वो चर्चा करेंगे और लिखेंगे कला व विज्ञान कला व विज्ञान के मध्य हानिकारक हानिकारक ही तो है, हानिकारक ऊंच नीच, हानिकारक ऊंच नीच व परस्पर दूरी तथा असंबद्धता को दूरी खत्म करना, परस्पर दूरी तथा असंबद्धता को या जाना।
ठीक है, तो ये प्रावधान भी आपको ध्यान रखना है। समझ गए ना कि विज्ञान देखो समझाने का कुछ है नहीं, आप इतनी स्तरीय तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो समझाने वाले बिंदु है ना वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया भी जाता है। यहाँ पर तो केवल अपना पर्सपेक्टिव क्लियर रखो कि साहब आपने देखा हो कि आर्ट्स और साइंस के जो बच्चे होते हैं उनके मध्य जो है वो जानबूझकर जो है दोनों विषयों के बीच में जो है एक समझ सकते हैं कि ऊंच नीच रखी जाती है, हमें उसको क्या करना है, समाप्त करना है। ऐसे ही एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अभी हम RT 2009 पढ़कर आए हैं, उसमें आपने देखा था कि वहां पर जो बच्चे कवर किए जा रहे थे वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे थे। अब चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गई है, तो इसने कहा कि अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कवर नहीं करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विस्तार 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बालकों पर किया जाएगा। तो ये वाली बात भी जो है आप लिख लेंगे कि अब वर्तमान में क्या होगा कि RTE 2009 के तहत, RT 2009 के तहत आयु वर्ग 6 से 14 के स्थान पर 6 से 14 वर्ष के स्थान पर, ऐसे 6 से 14 वर्ष के स्थान पर 6 से 14 वर्ष के स्थान पर 3 से 18 वर्ष 3 से 18 वर्ष किया जाएगा। ठीक है, तो RT 2009 जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होता था, अब उस RT 2009 का दायरा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है प्यारे साथियों, 3 से 18 कर दिया गया है। तो ये प्रावधान भी आपको जो है बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर होगी बात सभी को? क्लियर होगी ना? तो कला व विज्ञान वर्ग के मध्य जो हानिकारक ऊंच नीच है उसको अपन समाप्त कर लेंगे। ठीक है, एक आपको याद रखना है परख के बारे में। परख बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूँ अब आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट आपको अब लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा अपन स्टार लगा के लिखेंगे। एक्चुअली है क्या कि छात्रों की प्रगति तथा उनके मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय मानक निर्धारण किया गया है जिसका नाम परख है। तो लिख लेते हैं इस बात को कि छात्रों की प्रगति की मूल्यांकन, यानी बच्चों की जो ग्रोथ हो रही है या बच्चों की जो प्रोग्रेस है, मूल्यांकन हेतु मानक निर्धारण, यानी मानक निर्धारण का मतलब है स्टैंडर्ड डिटर्मिनेशन, है ना। मानक निर्धारण निकाय, मानक निकाय, निकाय मतलब बॉडी, निकाय के रूप में, निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र स्थापित किया जाएगा। नामक एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र, राष्ट्रीय आंकलन केंद्र का मतलब है नेशनल असेसमेंट सेंटर, है ना, NAC बोला जाएगा जिसको। परख नामक एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र स्थापित होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रख लेना। हमने क्या कहा कि छात्रों की जो प्रगति है उसके मूल्यांकन हेतु एक मानक निर्धारण निकाय, कैसा मानक निर्धारण निकाय के रूप में किसको स्थापित किया जाएगा, परख को स्थापित किया जाएगा। किसको स्थापित किया जाएगा, परख को स्थापित किया जाएगा। तो परख के बारे में आपको याद रखना है कि परख में पी का मतलब हो जाएगा परफॉर्मेंस, पी का मतलब परफॉर्मेंस, यानी उनकी आप कह सकते हैं कि प्रगति जो है उसको यहाँ पर क्या बोला गया है परख में, परफॉर्मेंस। क्या बोला गया, परफॉर्मेंस। फिर ए आएगा, ए का मतलब होता है असेसमेंट, ए का मतलब क्या होता है, असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट यानी मूल्यांकन, PAR। फिर आपको याद रखना है आर, आर का मतलब होगा रिव्यू एंड एनालिसिस, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना, ऑफ PARA, के का मतलब रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक, और आगे कर देते फॉर PARAKH, H का मतलब है होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब देखो आप जो है व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपसे परख की जो है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ना। यहाँ पर परख मतलब ए का मतलब एनालिसिस है, इस ए का मतलब क्या है,
एनालिसिस है वो मैंने आगे लिख दिया है, ठीक है ना। ये वाला जो है आप यहाँ ऐड कर लेंगे। तो पी का मतलब हो जाएगा परफॉर्मेंस, ए का मतलब हो जाएगा असेसमेंट, आर का मतलब हो जाएगा रिव्यू, फिर ए का मतलब हो जाएगा एनालिसिस, फिर के का मतलब हो जाएगा नॉलेज, और फिर एच का मतलब हो जाएगा होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो अपन क्या कहेंगे एक बार समझने की कोशिश करो। ये जो मैंने 3 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, तीनों पॉइंट ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु तो हमने क्या कहा कि सर जो कला यानी आर्ट्स तथा साइंस के मध्य जो दूरी बनाई गई है, यानी आर्ट्स तथा साइंस के मध्य जो आप कह सकते हैं कि एक हानिकारक जो दूरी आप लोगों को देखने को मिल रही है, इस हानिकारक दूरी को समाप्त करके इसके स्थान पर अब क्या किया जाएगा, इनके मध्य की दूरी को समाप्त करने का प्रयास जो है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से किया जाएगा। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सर जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कवर करता था, उसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर अब 3 से 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है साहब। तीसरी बात हमने क्या कही कि जो बालक हैं उन बालकों की प्रगति तथा मूल्यांकन के लिए, उनकी प्रगति के मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय यानी मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी, है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है। आपसे 2 प्रश्न बन सकते हैं, आपसे परख की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आपसे परख में पूछ लिया जा सकता है कि आर से आप क्या समझते हैं, के से आप क्या समझते हैं, एच से आप क्या समझते हैं, यह आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन हेतु बताइए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी। तो इस तरीके से जो है प्यारे साथियों आपको बहुत अच्छे से जो है वो आंसर देने हैं। क्लियर होगी यहाँ तक की बात सभी को मेरे ख्याल से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो शिक्षक तथा छात्र अनुपात के बारे में क्या कहती है। तो साथियों सुनने में बहुत बढ़िया बात है कि साहब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि सामान्य विद्यालयों में जो है वो प्रति 30 छात्रों के ऊपर जो है वो एक शिक्षक होगा, लेकिन जो विद्यालय आर्थिक सामाजिक तथा शिक्षण दृष्टि से पिछड़े हुए हैं वहाँ पर यह अनुपात 25 विद्यार्थियों पर 1 होगा, यानी 25:1 होगा। तो अपन इसकी भी बात कर लेते हैं। हम कहेंगे कि अपन कह सकते हैं अध्यापक अनुपात छात्र या अध्यापक छात्र अध्यापक छात्र अनुपात तो कितना रहेगा तो आपको याद रखना है सामान्यतः 1:30, ठीक है। फिर आपको याद रखना है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों, सामाजिक या सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले स्कूल, अधिकता वाले स्कूल यह अनुपात कितना हो जाएगा, यह अनुपात 1:25, यानी प्रति 25 स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वह एक शिक्षक की तैनाती की जाएगी। तो अनुपात जो है वो 1:25। क्लियर होगी बात यहाँ तक सभी को, ओके है। तो हमने क्या कहा, हम बात कर रहे हैं कि जो छात्र और शिक्षक अनुपात है वह है, आपको याद रखना है कि प्रति 30 छात्रों के ऊपर जो है वह एक शिक्षक क्या होगा, नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जो विद्यालय या जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित जो बच्चों की अधिकता है वहां पर यह अनुपात कितना हो जाएगा। तो प्यारे साथियों याद रखना है कि 1:25 होगा। ये बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन चीज़ों को मैं यूं कह दूं कि ये महत्वपूर्ण है तो उनको तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हुए चलना, ठीक है ना। तो वहां पर यह अनुपात कितना होगा, 1:25 होगा, ठीक है साहब। उसके बाद आपको याद रखना है कि अब जो बच्चों का है 360 डिग्री मूल्यांकन किया जाएगा। ये एक अच्छा शब्द आप लोगों को जो है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया है। आप कहेंगे कि छात्र का अब 360 डिग्री मूल्यांकन हो, 360 डिग्री मूल्यांकन
360 डिग्री का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट है ना। अर्थात मैं बता देता हूं आपको, 360 डिग्री अर्थात अर्थात संज्ञानात्मक का विकास देखा जाएगा, संज्ञानात्मक, है ना। उसका भावात्मक विकास देखा जाएगा, है ना। साइकोमीटर के आधार पर उसका मूल्यांकन होगा, साइकोमीटर, है ना। तथा साइकोमीटर डोमेन कह सकते हो, साइकोमीटर डोमेन के विकास को, साइकोमीटर डोमेन के विकास को ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर बालक का मूल्यांकन हो, बालक का मूल्यांकन हो। या अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में बताऊं आपको, पहले तो चलो ये समझ लो, हमने कहा कि अब छात्र का जो हो 360 डिग्री जो है उसका इवेल्युएशन हो सकेगा, उसका मूल्यांकन हो सकेगा। 360 डिग्री मूल्यांकन का मतलब है कि बालक का संज्ञानात्मक, उसका भावात्मक, उसका साइकोमीटर डोमेन के विकास को ध्यान में रखकर जो है बालक का क्या होगा प्यारे साथियों, मूल्यांकन होगा। यानी उसका संज्ञानात्मक, भावात्मक, साइकोमीटर डोमेन, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर उसका मूल्यांकन हो सकेगा। अगर इजी वे में बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि बालक की शैक्षिक तथा सह शैक्षिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर उसका मूल्यांकन किया जाना, है ना। तो आप लिख लो, बालक की शैक्षिक तथा, बालक की शैक्षिक तथा सह शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर, गतिविधियों के आधार पर। तो क्लियर होगी ना ये बात, सभी को क्लियर होगी ना। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी। दो बातें मैंने यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता दी है। क्लियर होगी कि छात्र अनुपात कितना होगा, छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होगा, और जो बच्चे हैं उन बच्चों का 360 डिग्री मूल्यांकन होगा। 360 डिग्री मूल्यांकन का मतलब इजी शब्दों में प्यारे छात्रियों मैंने आपको बता दिया है कि, इजी शब्दों में मैंने आपको बता दिया है कि शैक्षिक तथा सह शैक्षिक आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करना, शैक्षिक तथा सह शैक्षिक आधार पर जो है बालक का मूल्यांकन करना, उसकी ओवरऑल जो है व्यवस्था करना। क्लियर होगी बात यहाँ तक सभी को। अच्छा, एक बात आपको और याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने कहा ना, शिक्षा नीति केवल इतनी बड़ी तो नहीं है ना कि जितने छोटे से नोट्स हमारे बनेंगे, इतनी छोटी तो शिक्षा नीति नहीं है। लेकिन ये भी तो देखो ना कि सारी शिक्षा नीति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमें सिलेक्टिव अप्रोच बनानी पड़ेगी, हमें उन चीज़ों का चुनाव करना पड़ेगा जहाँ से एग्जामिनर ने प्रश्न पूरी संभावना रखी है, ठीक है ना। तो अपन केवल उन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे। एक आपको याद रखना है प्यारे साथियों, इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बधिर बच्चों के लिए क्या प्रयास किए हैं। तो बधिर बच्चों के प्रयास जो हैं उसके बारे में भी आप लिख लो, ठीक है। बधिर बच्चों के बारे में लिख लो। आप लिखो, जो बधिर छात्र हैं, बधिर छात्र आप समझते हैं ना, बधिर छात्र यानी मूक बधिर, जो दिव्यांग बच्चे हैं, है ना। तो आप लिखो, बधिर छात्रों हेतु राष्ट्रीय व राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सामग्री विकसित की जाएगी। ये भी चीज़ ध्यान रखना है, यानी उनके अकॉर्डिंग कोई चीज़ जो है विकसित की जाएगी, सामग्री विकसित की जाएगी, सामग्री विकसित की जाएगी। तथा तथा भारतीय संकेत भाषा, तथा भारतीय संकेत भाषा, अपन शॉर्ट में बोले तो इंडियन साइन लैंग्वेज, आईएसएल जिसको बोलते हैं ना, आईएसएल, इस आईएसएल को संपूर्ण भारत में मान्यता मिलेगी। तो ये भी ध्यान रखना, आईएसएल को, आईएसएल पूर्ण भारत में क्लियर होगी बात सभी को। तो बधिर जो बच्चे हैं, एक बार फिर से समझ लो, बधिर बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पे क्या विकसित की जाएगी, सामग्री विकसित की, ठीक है ना। यानी राज्य तथा केंद्र जो है वो बधिर बच्चों के लिए अपने स्तर पे क्या करेगा प्यारे साथियों, व्यवस्था करेगा। तथा भारतीय संकेत भाषा, जिसको इंडियन साइन लैंग्वेज बोला जाता है, इंडियन साइन लैंग्वेज है, इसको पूरे भारत में क्या मिलेगी, मान्यता मिलेगी। तो ये बात आपको बधिर बच्चों के लिए याद रखनी है। ऐसे ही आपको अध्यापकों के बारे में भी दो बातें ध्यान रखनी है।
एक तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने क्लियर कट कहा है कि शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में संलग्न न किया जाए, गैर शिक्षण कार्यों में संलग्न नहीं किया जाए, क्योंकि उनको शिक्षण कार्यों में संलग्न करने से कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बालक जो है, उस बालक की क्या प्रभावित होती है, उसका अध्ययन और अधिगम जो है प्रभावित होता है। ऐसे में हमारी जो सरकारें हैं, या यूं कह दें कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसका ड्राफ्ट इस तरीके से तैयार किया गया है कि शिक्षकों को हमें गैर शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं करना। एक तो ये बात बहुत अच्छे से बोली गई। एक बात बहुत बढ़िया तरीके से बोली, और वह बात ये है कि जो संविदा पर शिक्षक रखे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, उन शिक्षकों को न रखा जाए, उनके स्थान पर नियमित शिक्षक होंगे तो बहुत अच्छे जो है परिणाम सामने देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों बातें जो है आप लिख लो कि शिक्षकों को शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में संलग्न न किया जाए। एक तो जो है ये सुझाव दिया इसने, और दूसरा क्या कहा कि संविदा शिक्षक रखने की बजाय, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड संविदा शिक्षकों की बजाय नियमित शिक्षक रखने पर, नियमित शिक्षक ये आपको दो बातें जो है वो शिक्षकों के बारे में याद रखनी है ना। दो बातें जो है शिक्षकों के बारे में याद रखनी। दोनों बातें जो है शानदार है कि शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में संलग्न नहीं किया जाए, और संविदा शिक्षकों की बजाय यदि आप नियमित शिक्षक रखेंगे तो उसका जो है वो ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये व्यवस्था भी हमारी जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देखने को मिली है। एक बहुत अच्छा प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने त्रिभाषा फॉर्मूला दिया है, यानी हिंदी, अंग्रेजी और एक आपकी जो है वो मदर टंग आप जिसको कह सकते हैं मातृभाषा, उसमें भी जो है आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रावधान है भाषा संरक्षण के लिए, तो ध्यान रखना। अब आप यूं कह सकते हैं कि भारतीय भाषाओं में अब भारतीय भाषाओं में पढ़ाने पर बल दिया, भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, यानी क्या बल दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है त्रिभाषा फॉर्मूला ना, तीन भाषा फॉर्मूला जो है वो दिया गया। और तीन भाषा का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया आपको, हिंदी अंग्रेजी और एक आपकी जो है वह स्थानीय भाषा। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात को बड़ी गंभीरता से समझा है कि जो आपकी मदर टंग है, जो हजारों वर्षों से बोली जा रही है, उस भाषा के संरक्षण की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अगर तुमने उस भाषा को, अब की जो वर्तमान पीढ़ियों ने उस भाषा का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया, या उस भाषा को काम में नहीं लिया, तो आने वाले वर्षों में ये आपकी धरोहर जो है समाप्त हो जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बाकायदा ये प्रावधान किया गया कि आप जो है अपनी भाषा के अंदर भी जो है अध्यापन प्रारंभ कर सकेंगे, यानी अध्यापन जारी रख सकेंगे। एक आपको याद रखना, सकल नामांकन दर को लेकर जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या कहा है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके बारे में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि समय काफ़ी लंबा रख रही है, यानी वर्ष 2030 तक। देखो, वर्ष 2030 तक संपूर्ण स्कूली शिक्षा संपूर्ण स्कूली शिक्षा संपूर्ण स्कूली शिक्षा का मतलब पूर्व प्राथमिक से 12वीं, यानी मतलब एल के जो प्री वाली है वहां से पूर्व प्राथमिक से 12 तक, है ना। तो हमने क्या लिखा, वर्ष 2030 तक संपूर्ण स्कूली शिक्षा के लिए 100% के लिए 100%, 100% सकल नामांकन अनुपात, सकल यानी ग्रोस, नामांकन यानी आप कह सकते हैं एनरोलमेंट, है ना। तो सकल नामांकन अनुपात आप जिसको कहेंगे, सकल नामांकन अनुपात, तो आप
यानी ग्रोस नामांकन यानी एनरोलमेंट, और अनुपात यानी RGER आपको जो है कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, वर्ष 2030 तक संपूर्ण स्कूली शिक्षा के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम 2030 तक जो है वह है क्या कर लेंगे कि मतलब ओवरऑल जितने भी बालक हैं उन बालकों का अपन क्या कर लेंगे, नामांकन जो है वो शिक्षा के तहत कर लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे प्यारे साथियों, GER बोला जाएगा। अर्थात ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि बताइए GER का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक। बताइए 2030 तक GER को कितना करने का लक्ष्य रखा है। तो आपको याद रखना है कि 100% जो है वह सकल नामांकन अनुपात को बनाए रखने का हमने क्या बना लिया प्यारे साथियों, हमने लक्ष्य बना लिया है। और ये लक्ष्य कब तक का बना है हमारा, तो वर्ष 2030 तक। कब तक का बना है प्यारे साथियों, वर्ष 2030 तक। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। एक आपको बात छोटा सा पॉइंट याद रख लेना, NRF की स्थापना है ना, NRF की स्थापना भी की जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखना, NRF यानी नेशनल रिसर्च यानी अनुसंधान, यानी राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, यानी ये रिसर्च वगैरह को प्रमोट करेगा। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाए। NRF की स्थापना, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये वाली बात आपको बहुत ध्यान रखनी। एक बार इस साइड के सारे पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण बनने वाले हैं कि 3 भारतीय भाषाओं में पढ़ाने पर बल दिया जा रहा है, जिसको त्रिभाषा फॉर्मूला बोला गया है। क्या बोला गया है प्यारे साथियों, त्रिभाषा फॉर्मूला बोला गया है। और वर्ष 2030 तक संपूर्ण स्कूली शिक्षा पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं कक्षा तक की अगर बात करें तो सकल नामांकन अनुपात या सकल नामांकन दर जो है वह 100% रखने का लो है, हमने लक्ष्य बनाया है। और फिर हमने कहा कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अर्थात नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की क्या की जाएगी प्यारे साथियों, स्थापना की जाएगी। अच्छा, ऐसे ही आपको याद रखना है कि अब कक्षा 6 के साथ ही क्या है, वोकेशनल जो सॉन्ग्स हैं, या यूं कह दो कि वोकेशनल जो कोर्स हैं, उन कोर्सेज को जो है प्रशिक्षण कक्षा 6 से ही दिया जाएगा। वोकेशनल का मतलब होता है कौशल आधारित, क्या होता है, ऐसे वोकेशनल कोर्सेज का मतलब होता है ऐसे कोर्स जो कौशल आधारित होते हैं, स्किल बेस्ड होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं प्यारे, वोकेशनल कोर्स। क्या कहते हैं, वोकेशनल। देर होगी तो ये वाली बात भी आप लिख लो, ठीक है, ये बात भी लिख कि कक्षा 6 से ही, अब 6 से ही आप कह सकते हैं कि वोकेशनल कोर्स किए जाने लगेंगे। हालांकि इसका मैंने पिछले वाली बात आपको, ठीक है ना। अच्छा, जो बच्चे इन वोकेशनल कोर्स के लिए इच्छुक होंगे उन विद्यार्थियों को इंटर्नशिप यानी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना कि इच्छुक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण या इच्छुक विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, विद्यार्थियों विद्यार्थियों इंटर्नशिप देगी, इंटर्नशिप, ये वाली बात भी आप याद रखनी, ठीक है ना। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे इन वोकेशनल, अलग से आप कह सकते हैं कि इंटर्नशिप देगी। ऐसे ही आपको याद रखना है कि संगीत तथा म्यूजिक को जो है क्या दिया जाएगा प्यारे साथियों, तब जाएगी। ये वाला पॉइंट भी आप लिख लेना, संगीत यानी आर्ट्स को, कलाकारी जो होती है, आर्ट्स को बढ़ावा दिया, आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। देखो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 30 वर्षों के पश्चात हमारे देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखने को मिल रही है। अब 34 वर्षों के पश्चात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में आई है, तो निश्चित तौर पर इसमें सब अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं। देखिए क्या होता है कि जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, आप जो उत्पाद है ना, आप जो प्रोडक्ट हैं
वो प्रोडक्ट उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है। किसकी देन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। तो अब यूं मान के चलो कि ये जो आपकी 2020 वाली जो शिक्षा नीति है ना, ये भी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, लेकिन इन अच्छी बातों का परिणाम कब निकल कर सामने आएगा? परिणाम कब निकल कर सामने आएगा? तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि वह परिणाम जो है वो अभी नहीं, वह परिणाम कम से कम 15 से 20 वर्षों के पश्चात जो है आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है तो उसका परिणाम तुरंत नहीं आता, उसका परिणाम काफी समय बाद दिखाई देता है। तो आप जो आज जिस चीज का प्रोडक्ट हैं वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वह 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उत्पाद हैं। ठीक है ना? यहां तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। ठीक है, ओके है कि कक्षा 6 से अब वोकेशनल कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। जो भी बच्चे इच्छुक होंगे उनको इंटर्नशिप दी जाएगी। म्यूजिक तथा आर्ट्स को जो है वो क्या मिलेगा, आप कह सकते हैं कि बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे ही आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, और वह बात है कक्षा 1 हेतु, है ना? कक्षा 1 हेतु प्रारंभिक 3 माह यानी सत्र चलने के जो 3 महीने हैं ना, प्रारंभिक 3 माह, 3 माह बोल दो या आपसे एग्जाम में 12 सप्ताह भी बोल सकता है। 12 सप्ताह का एक विद्या प्रवेश कार्यक्रम होगा, है ना? विद्या प्रवेश जिसमें केवल खेलकूद एक्टिविटीज होगी। 3 माह, 3 माह यानी 12 सप्ताह का विद्या प्रवेश कार्यक्रम होगा। विद्या प्रवेश, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है। विद्या प्रवेश कार्यक्रम होगा, विद्या प्रवेश का खेल आधारित होगा, खेल आधारित होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? खेल आधारित होगा। ये भी आपको जो है वह एक अच्छी बात आपको ध्यान रखनी है। 3 प्रावधान हर स्लाइड पे लगभग लगभग आपको 3-3 प्रोविजन को मिल रहे हैं। ठीक है ना? तो कक्षा 1 के जो बच्चे होंगे ना, उनको स्टार्टिंग के 12 वीक हैं, यूं कह दो 3 महीने हैं। 3 महीनों के अंदर जो है वो विद्या प्रवेश कार्यक्रम रखा जाएगा। जो कार्यक्रम कैसा होगा? खेल आधारित होगा। ऐसे ही एक प्रावधान जो है ना, बच्चों के बस्ते के वजन को लेकर किया गया। ठीक है ना? कक्षा 1 से 10 की पहले बात कर लेते हैं। अब बस्ते के वजन को लेकर मैं बात कर रहा हूं, तो आप लिखना कक्षा 1 से 10 तक के बालकों के बस्ते का वजन, बालकों के बस्ते का वजन उस बालक के वजन से 10% से ज्यादा नहीं होगा। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 10 तक के बालकों के बस्ते का वजन, बस्ते का बालक के वजन के, बालक के 10% अधिक। ठीक है? तो ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कक्षा 1 से 10 तक के जो बालक विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं, इन बालकों का जो बस्ता है, बस्ते का वजन इस बालक के वजन का जो है 10% से ज्यादा नहीं होगा। 10% से ज्यादा नहीं होगा। और भी बहुत सी बातें हैं, वो सारी बातें करने का कोई मतलब नहीं है कि प्रत्येक विद्यालय के अंदर जो है वो वजन मापने की मशीनें लगाई जाएगी। आप देखो कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं 3-3 4-4 मंजिला विद्यालय हैं। वहां पर जब बच्चा बैग लेके चढ़ता है ना सीढ़ियों से, तो वह पहुंचते पहुंचते थक जाता हो जाते ही अपना टिफिन खोल के खाना शुरू कर देता है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक गलत बात है। तो बस्ते का वजन जो है ना, उसको भी कम किया जा रहा है ना, बस्ते के बोझ को भी कम किया जा रहा है। और बस्ते का वजन जो है वो आपको याद रखना है कि 10%। और किसका 10%? उस बालक का जो 10% है, उसके बालक के वजन के 10% ज्यादा नहीं होगा। ये तो होगी वजन की बात। ऐसे ही आपको एक और प्रावधान याद रखना है। और देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी, अब यहाँ पर समझाने की क्या चीजें हैं। समझाने का कोई ऐसा बिंदु नहीं है, ये ध्यान रखना है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको आपको राइट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जामिनर वहां से प्रश्न बनाएगा। और प्रश्न सामान्यतः मैं आपको बता देता हूं कि यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न बनता है तो वह असत्य कथन को
पहचान करेगा, वह आपसे पूछेगा कि बताओ निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो वहां पर अपने पूरी स्किल तभी लगा पाओगे जब आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। ऐसे ही एक प्रावधान आपको याद रखना है कि प्रति वर्ष जो शिक्षक और जो संस्था प्रधान है, इन संस्था प्रधान तथा शिक्षकों को 50 घंटे का सतत व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होगा। यानी कमर्शियल आप कह सकते हैं कि इनको ट्रेनिंग लेनी होगी कि किस तरीके से बालकों से पेश आना चाहिए, किस तरीके से जो है उनके माता पिता से बातचीत करनी चाहिए। तो तमाम बातें आपको इस प्रावधान में मिलेगी। तो आप लिख लो कि प्रति वर्ष संस्था प्रधान तथा शिक्षकों को 50 घंटे का 50 घंटे का सतत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना हो। तो ये वाला पॉइंट आपको अच्छा ध्यान रखना है कि एक तो ये वाला वजन को लेकर, और एक जो है वो संस्था प्रधान तथा जो शिक्षक हैं, इन शिक्षकों को प्रति वर्ष 50 घंटे का क्या करना होगा, इनको सतत व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है वो प्राप्त करना होगा। तो ये वाली बात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही एक बात आपको और याद रखनी है कि कक्षा 6, 7, 8 के जो बालक है ना, इन बालकों को पूरे साल में 10 दिन नो बैग डे के चिन्हित किए जाएंगे, है ना। ये भी आपको याद रखना है। कक्षा 6 से 8, कक्षा 6 से 8 के बालकों हेतु वर्ष में 10 दिन नो बैग डे, नो बैग, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि यहाँ पर बैग से संबंधित जो है मैंने 2 प्रावधान आपके सामने लिखे हैं। एक तो ऐसा प्रावधान है जो आप कह सकते हैं कि बालकों के बस्ते के वजन से संबंधित है, और एक ऐसा प्रावधान आपको याद रखना है जो ये कहता है कि कक्षा 6 से 8 तक के जो बालक हैं, इन बालकों को वर्ष में 10 दिन जो है वो नो बैग डे के रूप में चिन्हित किए जाएंगे। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अब एक बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं आपको, और वह पॉइंट याद रखना है कि जो क्षेत्र ऐसे हैं जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वहां पर सहज की स्थापना की जाएगी। सहज यानी SEZ की स्थापना की जाएगी। SEZ का मतलब होता है स्पेशल एजुकेशनल जोन। वैसे तो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, लेकिन ऐसे स्थानों पर विशेष शिक्षा क्षेत्रों की स्थापना इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से की जाएगी। तो ये वाला पॉइंट तो बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाता है कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों पर स्पेशल एजुकेशनल ठीक है, आप कह सकते हैं विशेष शिक्षा क्षेत्र। विशेष शिक्षा क्षेत्र का मतलब होता है कि अब जब एक बार जो है वह सरकार ये चिन्हित कर लेगी कि ये शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, तो वहां पर सरकार बहुत अच्छे से जो है वो शिक्षा व्यवस्थाओं को लागू कर पाएगी। तो उसको बोला जाता है स्पेशल एजुकेशनल जोन जो है वो विकसित किए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको एक और प्राधिकरण बताता हूं जिसकी स्थापना की जाएगी, वह भी आप लिख लो कि प्रत्येक राज्य स्तर पर राज्य राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन होगा। प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। मानक प्राधिकरण गठन किया जाएगा।
ठीक है। तो राज्य, इसको लिख लो आप जैसे स्टेट स्कूल, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड अथॉरिटी, अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी प्राधिकरण। तो SSSA का जो है वह क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जो क्या करेगा आप समझना, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण, यानी यह विद्यालयों के लिए मानक निर्धारण करेगा, स्टैंडर्ड निर्धारण करेगा कि कोई भी विद्यालय जो है उसको किन किन मानकों पर खरा उतरना होगा। तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का बाकायदा प्रावधान करती है कि प्रत्येक राज्य के स्तर पर राज्य जो है वह राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण जो है उसका गठन किया जाएगा। ऐसे ही एक प्रावधान आपको याद रखना है कि डिग्री करने के बारे में क्या होगा। पहले आपने देखा होगा कि मान लो 3 साल की कोई डिग्री है, बच्चा 2 साल के बाद जो है वो निकल गया तो उसके हाथ में न डिग्री आती थी न कोई डॉक्यूमेंट्स आता था। अब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बाकायदा इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगर आप 1 साल बाद में निकलते हैं तो क्या होगा, अगर आप 2 साल बाद में निकलते हैं तो क्या मिलेगा, अगर आप 3 साल या 4 साल की डिग्री पूरी करते हैं तो क्या मिलेगा। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, यानी अगर आपको PhD करनी है तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 4 वर्ष की मानी जाएगी, और अगर आपको PhD नहीं करनी, आगे नहीं बढ़ना, तो आपकी ग्रेजुएशन 3 वर्ष वाली ही मान्य होगी। तो ये प्रावधान भी आपको जो है बहुत अच्छे से याद रखना है ना। इसको थोड़ा सा अपन ऐसे लिख लेते हैं डिग्री के संबंध में, ऐसे डिग्री के संबंध में अभी जो मैंने चीज बताई उसको बताता हूँ अभी आपको मैं। डिग्री के संबंध में क्या है कि कोई बालक ऐसा है जिसने 1 वर्ष की पढ़ाई की, 1 वर्ष की पढ़ाई पूरी होने पर यदि वह छोड़ देता है तो उसे प्यारे साथियों सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही यदि वह बालक 2 वर्ष की पढ़ाई होने पर छोड़ दे, 2 वर्ष की पढ़ाई होने पर, 2 वर्ष की पढ़ाई होने पर छोड़ दे तो उसे प्यारे साथियों याद रखना अब उसे डिप्लोमा मिलेगा, जबकि पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। 1 वर्ष की पढ़ाई पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष की पढ़ाई पर डिप्लोमा। और ऐसे ही आपको याद रखना है 3 या 4 वर्ष की पढ़ाई पर, 3 या 4 वर्ष की पढ़ाई होने पर, 3 या 4 वर्ष की पढ़ाई होने पर हमने कहा कि सर उसे डिग्री मिलेगी। क्या मिलेगी, डिग्री मिलेगी। और डिग्री में अभी मैंने क्या बताया कि जो बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसको तो 4 वर्ष की डिग्री करनी होगी, ग्रेजुएशन, और जो बच्चा आगे नहीं पढ़ना चाहता उसके लिए 3 वर्ष की डिग्री मान्य होगी। तो इसको मैं नोट डाल के लिख देता हूं कि जो बालक, जो बालक उच्च शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहते, उच्च शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहते, के लिए स्नातक 3 वर्षीय, मैंने क्या कहा, ग्रेजुएशन कितने वर्षीय, 3 वर्षीय, तथा जो शोध अध्ययन, सर्च, जो शोध अध्ययन के इच्छुक हैं, इच्छुक हैं, इच्छुक हैं, के लिए, के लिए स्नातक, ग्रेजुएशन स्नातक 4 वर्षीय होगी। के लिए स्नातक कितने वर्ष की मानी जाएगी, 4 वर्षीय होगी। तो ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एक बार शॉर्ट में समझ लो कि अगर 1 वर्ष की पढ़ाई पूरा होने के बाद बच्चा पढ़ाई छोड़ता है तो उसे जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर वह छोड़ रहा है तो डिप्लोमा मिलेगा, और 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद यदि वह छोड़ रहा है तो उसे डिग्री मिलेगी। लेकिन जो बच्चा आगे शोध अध्ययन, रिसर्च के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है उस बालक को जो है वो 4 वर्ष की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तथा जो बालक इससे आगे नहीं जाना चाहता उसको 3 वर्ष की ग्रेजुएशन मान्य होगी। ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम होते हैं, अधिस्नातक बोल दो या मैं बोल दूं कि पीजी हेतु, पीजी हेतु अब क्या होगा समझ लो। पीजी हेतु 5 वर्षीय, 5 वर्षीय जॉइंट, 5 वर्षीय जॉइंट ग्रेजुएशन, जॉइंट ग्रेजुएशन मास्टर, जॉइंट ग्रेजुएशन मास्टर कोर्स लाया जाएगा, CO कोर्स लाया, लाया
यानी वो जब 5 वर्षीय कोर्स आप कर लोगे ना, तो आपका ये माना जाएगा कि आपकी स्नातक भी हो गई है और आपकी अधिस्नातक भी हो गई है। यानी वो 5 वर्ष का एक साथ का कोर्स होगा, है ना। 5 वर्ष का एक साथ का कोर्स होगा जिसका नाम क्या है, जॉइंट ग्रेजुएशन मास्टर कोर्स। जॉइंट ग्रेजुएशन मास्टर कोर्स, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पीजी हेतु 5 वर्षीय, ध्यान रखना इसका अवधि कितनी है। यदि आप पीजी के साथ मतलब आप जो ग्रेजुएशन है, उस ग्रेजुएशन के साथ यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको 5 वर्षीय जॉइंट ग्रेजुएशन मास्टर कोर्स करना होगा, और आपसे ये माना जाएगा कि आपकी स्नातक भी हो गई और आपकी अधिस्नातक भी जो है पूरी हो गई है। ऐसे ही आपको याद रखना कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है, उस उन उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए एक जो है पात्रता परीक्षा होगी, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आयोजित करवाएगी। तो आप लिख लो, उच्च शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु एक कॉमन परीक्षा होगी, एक कॉमन परीक्षा होगी। इसका आयोजन आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा, ठीक है। ये उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ प्रावधान चल रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, ने क्या कहा कि जो पीजी कोर्स वाले बालक हैं, उन पीजी कोर्स वाले बालकों को जॉइंट ग्रेजुएशन मास्टर कोर्स लाया जाएगा। कौन सा कोर्स है, जॉइंट ग्रेजुएशन मास्टर कोर्स लाया जाएगा। तथा साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो टॉप कॉलेजेस हैं, है ना, या मैं यूं मान के चलो कि जो तुम्हारे उच्च शिक्षण संस्थान है, उन उच्च शिक्षण संस्थानों में क्या होगा कि प्रवेश के लिए एक कॉमन परीक्षा होगी। अगर बालक जो है उस कॉमन परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा, तभी जो है वो इन महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए क्या होगा, समर्थ माना जाएगा। और इसका आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसको आपने एनटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा है, ठीक है। ऐसे ही प्यारे साथियों, एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि जितने भी मानद विश्वविद्यालय हैं, जितने भी आप यूं कह दो जितने भी विश्वविद्यालय हैं, इन सभी पर समान नियम लागू होंगे। एक बात ये भी लिख लो कि अब सभी विश्वविद्यालयों पर अब सभी विश्वविद्यालयों पर अब सभी विश्वविद्यालयों पर समान नियम समान लागू, ठीक है। ये वाली बात भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अब सभी जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों पर एक जैसे ही रूल क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। जो जरूरी जरूरी प्रावधान है ना प्यारे साथियों, मैं वही लिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको केवल इतनी चीजें लिखते हुए चलना है। इतनी बातों के साथ आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पूरी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अगर जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इतनी भी तुम पढ़ के चले जाते हो तो निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न। अब ऐसी एक प्रावधान आपको याद रखना है कि भारत के जो टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप महाविद्यालय हैं, इन महाविद्यालयों से ये उम्मीद की जाएगी कि दुनिया के सभी बड़े बड़े शहरों में जाकर अपनी ब्रांचेस को स्थापित करें, अपने परिसर को स्थापित करें। ऐसे ही तो दुनिया के टॉप 100 जो विश्वविद्यालय होंगे, दुनिया के 100 जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये आयात निर्यात से संबंधित बहुत अच्छी सी बात लिख लेना कि भारत के टॉप कॉलेजों को, भारत के टॉप कॉलेज देशों महान तथा तथा विश्व के विश्व के टॉप विश्वविद्यालयों को भारत में संचालन है अनुमति दी जाए। भारत में संचालन है तो क्या दी जाएगी, ये बात आप सभी को आ गई कि भारत के टॉप कॉलेजों को विदेशों में तथा विदेशों के जो टॉप कॉलेजेस हैं वो भारत में आने की क्या दी जाएगी प्यारे साथियों, अनुमति दी जाएगी। एक चीज जो अपन भाषा संरक्षण वाली बात कर रहे थे, वहां पर मेरी रह गई थी, वो मैं चीज यहाँ लिख देता हूँ कि भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय
भाषाओं के संरक्षण व विकास हेतु संरक्षण विकास हेतु भारतीय अनुवाद व व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाए। बात लिख लेना, भारतीय अनुवाद वाद व व्याख्या, यानी अच्छा प्रश्न बनेगा, स्थान स्थापना हो, स्थापना। समझ गए मेरी बात? बहुत अच्छे से ये प्रश्न बन सकता है कि बताओ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषाओं की, भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए किसकी स्थापना किया जाने का प्रावधान रखा गया है। तो आप कहेंगे कि भारतीय अनुवाद व व्याख्या संस्थान, भारतीय अनुवाद व व्याख्या संस्थान की स्थापना का जो है वह हमने एक तरीके से क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। ऐसे ही प्यारे साथियों एक प्रावधान आपको याद रखना है कि ऐसे युवा जो शिक्षा से दूर रह गए, उन युवाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए NIOS, NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो NIOS हैं, ओपन स्कूल आप जिसको बोल सकते हैं, इन ओपन स्कूलों से जोड़ने का लक्ष्य रखा जाएगा। चाहे या राज्यों के अंदर भी जो ओपन स्कूल है, जैसे राजस्थान में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, ऐसे ही केंद्र का NIOS है। तो राज्यों के तो ओपन स्कूल तथा केंद्र के NIOS से जोड़ा जाएगा कौन से बच्चों को, जो शिक्षा से क्या रहेंगे, वंचित वर्ग रहेंगे या वंचित व्यक्ति रहेंगे। तो आप इसको भी लिख लो कि शिक्षा से वंचित युवाओं को, शिक्षा से वंचित युवाओं को NIOS तथा तथा राज्य के ओपन स्कूल, ओपन स्कूल मैंने पढ़ाए हैं ना आपको पीछे, हमारा राजस्थान का RSOS पढ़ा था ना आपने। तो ओपन स्कूल के ODL, ओपन डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। ये वाली बात भी ध्यान रखना है ना। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ। जैसे हम NIOS किसको कहते हैं, तो उसके बारे में भी आप लिख लो। NIOS पूछा जा सकता है, तो आप लिख लेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल ऑफ ओपन, है ना, आपने पढ़ा है ना, कई बार देखते हैं ना ओपन स्कूल से 10वीं पास की होती है ना, वो वाली ओपन स्कूल। मान्यता बिल्कुल आपने पढ़ कर, मान्यता वही है जो एक मान्य बोर्ड के द्वारा होती है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको याद रखना है कि ODL किसको बोला है, अपन ने अभी बोला है ना ODL, तो मैंने बताया ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ओपन एंड डिस्टेंस खुली व दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। फिर एक बार देख लो कि भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए हमने कहा कि भारतीय अनुवाद व व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी, और जो व्यक्ति या युवा ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित रह गए, उन व्यक्तियों तथा युवाओं को जो है NIOS तो हमारा नेशनल का हो गया, तथा जो राज्य के ओपन स्कूल हैं उनसे जोड़ा जाएगा। और उसके बाद में मैंने आपको NIOS की फुल फॉर्म बता दी और एक फुल फॉर्म मैंने ODL की बता दी है। अब देखिए इस पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वाउंड अप कर रहे हैं दो शानदार कथनों के साथ, दो बड़ी बातों के साथ। एक तो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि एक प्रश्न बना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्न में से किस पर बल देती है। ध्यान रखना, NEP निम्न पर बल देती है, निम्न पर बल देती है। इस पर तो याद रखना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत है ना। तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर क्या देती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बल देती है। ऐसे ही एक तथ्य अपने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था स्टार्टिंग में कि NEP को लागू करने वाला प्रथम राज्य, NEP को लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ऐसे ही यदि आपसे पूछ ले कि दूसरा राज्य कौन सा है, दूसरा राज्य, तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश है प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ये पढ़ लिया अपन ने पूरा का पूरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मैं कहता हूं कि अगर तुम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब जो आपने ये सारगर्भित नोट्स बनाए हैं, अगर इन नोट्सेस का भी आप विधिवत और शानदार तरीके से अध्ययन करके चले जाएं, तौर पर जो है वह एक भी प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बाहर नहीं। बार शॉर्ट में देख लो जल्दी से,
पार्ट 2 हमारा चल रहा है। ने कहा कि 2030 तक अध्यापन कार्य हेतु न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम होगा बीएड का, है ना। तो बीएड को अब कितना कर दिया गया, एक तरीके से इंटीग्रेटेड बीएड 4 वर्ष की कर दी गई है। अब इजी भाषा में समझ लेते हैं। और हमने कहा कि इसके तहत एमफिल को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और फिर हमने कहा कि अब विषयों का चुनाव जो है ना कक्षा 11 से नहीं होगा, वह कक्षा 9 से होगा। फिर हमने कहा कि बच्चों का जो मूल्यांकन है वो फॉर्मेटिव के आधार पर न होकर समेटिव के आधार पर होगा। फिर हमने बात करी कि 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बदलाव करके वर्ष में 2 बार सेमेस्टर परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आयोजित होगी। फिर हमने कहा कि कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं, या मैं कह दूं कि आप यूँ मान के चलो जो कक्षा 3 तक के बच्चे हैं, इन बच्चों को वर्ष 2026 तक बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के लिए हमने FLN कार्यक्रम अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को लागू कर दिया गया है। फिर हमने कहा कि कला व विज्ञान के मध्य जो दूरी है इसको हमें समाप्त करना है। RT 2009 का दायरा बढ़ाकर हमने 6 से 14 से बढ़ाकर 3 से 18 करना है। फिर हमने कहा कि हमें छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना करनी होगी, जिसका नाम हमने परख रखा है। परख P यानी परफॉर्मेंस, A यानी असेसमेंट, फिर R यानी रिव्यू, फिर A यानी एनालिसिस, फिर K यानी नॉलेज फॉर, H यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसके बाद हमने बात करी अध्यापक छात्र अनुपात सामान्यतः 1:30 होगा, लेकिन ऐसे कोई क्षेत्र जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वहां पर 1:25 होगा। और छात्रों का 360 डिग्री मूल्यांकन किया जाएगा, अर्थात छात्रों की जो है वो शैक्षिक तथा सह शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर उनका मूल्यांकन होगा। बधिर छात्र जो है उनके लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर कुछ सामग्री विकसित की जाएगी तथा जो राष्ट्रीय संकेत भाषा है इसको पूरे देश में मान्यता प्रदान की जाएगी। शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में शामिल नहीं किया जाएगा। संविदा शिक्षकों के बजाय नियमित शिक्षकों को लागू रखा जाएगा। भारतीय भाषाओं को पढ़ाने पर बल दिया गया है। 3 भाषाई फॉर्मूला रखा गया, हिंदी, अंग्रेजी तथा एक आपकी स्थानीय भाषा। और फिर अपन ने आगे पढ़ा ना कि इस स्थानीय भाषा को संरक्षण करने के लिए हमने भारतीय अनुवाद व व्याख्या संस्थान की स्थापना करनी है। फिर 2030 तक संपूर्ण स्कूली शिक्षा यानी पूर्व प्राथमिक से लेकर आपकी जो 12वीं कक्षा तक है वहां पर 100% सकल नामांकन अनुपात आपको बनाए रखने का आपने लक्ष्य रखा है। ऐसे ही राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी, जो आपको अनुसंधान से संबंधित क्या करेगा, मार्गदर्शन प्रदान करेगा। कक्षा 6 से ही अब वोकेशनल कोर्सेज होंगे, जो बच्चा इनमें इंटरेस्टेड होगा उन्हें दिया जाएगा। म्यूजिक तथा आर्ट्स की क्लासों पर भी अब महत्व दिया जाएगा। कक्षा 1 जो बच्चे हैं इनके लिए प्रारंभिक 3 महीने अर्थात 12 सप्ताह तक विद्या प्रवेश कार्यक्रम रखा जाएगा, जिनमें केवल और केवल खेल आधारित कार्यक्रम होंगे। फिर कक्षा 1 से 10 तक के बालकों को जो बस्ता है उस बस्ते का वजन उनके वजन के 10% ज्यादा नहीं होगा। कक्षा 6, 7, 8 जो बच्चे हैं इन बच्चों के लिए पूरे वर्ष में 10 दिन ऐसे होंगे जो नो बैग डे के रूप में चिन्हित किए जाएंगे। प्रति वर्ष संस्था प्रधान और शिक्षकों को 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण जो है वो प्राप्त करना होगा। फिर हम बात करेंगे जो शैक्षिक दृष्टि से कमजोर क्षेत्र हैं वहां पर SEZ अर्थात स्पेशल एजुकेशनल जोन्स की स्थापना की जाएगी। फिर हमने कहा कि राज्य स्तर पर राज्य विद्यालय मानक निर्धारण प्राधिकरण का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जिसको आपने स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बोला है। डिग्री के संबंध में हमने कहा कि 1 वर्ष का कोर्स करने के पश्चात यदि बच्चा पढ़ाई बीच में छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट, 2 का करने के बाद छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा तथा 3 का करने के बाद छोड़ता है तो उसे डिग्री। लेकिन याद रखना यदि आपको आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, शोध विषयों में जाना है, तो आपको निश्चित तौर पर 4 वर्षीय जो है वह स्नातक करनी होगी, अन्यथा आपकी स्नातक 3 वर्ष की मान्य होगी। ये वाली बात अपन ने यहाँ कर ली। फिर हमने कहा कि जो PG के लिए जो 5 वर्षीय अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ करना चाहता है तो उसके लिए जॉइंट ग्रेजुएशन मास्टर कोर्स आया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु कॉमन परीक्षा होगी, जिसका आयोजन जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों पर एक जैसे नियम लागू होंगे। फिर हमने कहा कि भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए हमने भारतीय अनुवाद व व्याख्या संस्थान की स्थापना की है। फिर हमने एक और बात ऊपर कर ली थी, हमने कहा था कि भारत के जो टॉप कॉलेज हैं उनको विदेशों में तथा विश्व के टॉप कॉलेजों को भारत में आने का न्योता दिया जाएगा। भारतीय भाषाओं के संरक्षण की बात होगी। फिर हमने कहा कि जो शिक्षा से वंचित वर्ग है इनको NIOS या राज्य के ओपन स्कूल से जोड़ा जाएगा तथा इनको ODL कार्यक्रम जो है वो तैयार किए जाएंगे। और लास्ट में हमने कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की नीति के ऊपर चलती है। और हमने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रथमतः लागू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, उसके पश्चात इसे मध्य प्रदेश ने किया। तो प्यारे साथियों, ये हमारा बहुत ही शानदार सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।